एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो नेशनल रेनफेड अथॉरिटी है, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये फार्मर्स वेलफेयर के तहत है। ये फार्मर्स वेलफेयर के तहत ये जो अथॉरिटी है एक प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी जिसका नाम है वाइल्ड राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वाइल्ड राइस संरक्षण प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को ये फंड कर रही थी और ये चलाया जा रहा था असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये बोरजुली एक जगह है, और यहाँ के मतलब नियर ये टी स्टेट भी है। यहाँ पे चलाया जा रहा था वाइल्ड राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसमें जैसे वाइल्ड राइस क्या है, नेशनल रेनफेड अथॉरिटी के, ये सब मैं बताऊँगा, लेकिन अभी जो न्यूज है वो ये है कि अब इस प्रोजेक्ट को, जो ये जगह जहाँ पे ये चल रहा था बोरजुली जगह पे वाइल्ड राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, अब इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नोटिफाई किया गया है ये। तो ये इसलिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, और ये इंडिया के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट है ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड राइस क्या है। वाइल्ड राइस जो ओरिजिनल राइस है जो हम लोग खाते हैं उससे अलग है ये एक्वाटिक ग्रासलैंड के सीड होते हैं, जलीय ग्रासलैंड के सीड होते हैं, सीड्स होते हैं। और जो असम में जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो चल रहा था ओरिजा रूफी पोगोन के लिए। ये भी वाइल्ड राइस के प्रकार है, रूफी पोगोन के लिए चल रहा था। ये जो सीड हैं ये लजीज व्यंजन के रूप में भी खाए जाते हैं, और ये प्रोटीन रिच्ड होते हैं। ये जैसे अगर बम्बू जो सूख रहा है, बम्बू डाइंग, उसके सीड भी वाइल्ड राइस की तरह खाए जाते हैं। बम्बू डाइंग के सीड भी। तो इसकी क्या विशेषता है? अब ये जो वाइल्ड राइस है, ये पहले तो फ्लडिंग के प्रति, अगर मतलब उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तब भी जो इसके प्लांट हैं ये सर्वाइव कर लेते हैं। अगर सॉइल एसिडिक है तब भी सर्वाइव कर लेते हैं। इसके अलावा जो इसमें जर्म पाए जाते हैं, जर्म्स प्लाज्म, वो मतलब जो पेस्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उनके प्रति भी प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं। क्लाइमेट रेसिस्ट हो जाते हैं, मतलब जो क्लाइमेट बदलाव हो रहा है उसके प्रति ये प्रतिरोध डेवलप कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको ये दर्जा मिला है वाइल्ड राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, जिस क्षेत्र में चलाया जा रहा था, कि ये सभी विशेषताएं आजकल हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में, हमारे पौधों में या क्रॉप्स में होनी चाहिए, तभी वो जलवायु सह बन पाएंगे और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीडिंग कर पाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके जर्मप्लाज्म का साइंटिस्ट अब अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या है जो इतने गुण ऑटोमेटिकली वाइल्ड राइस डेवलप कर लेते हैं। बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, ये इम्पोर्टेंट शब्द है।
स्टेटस है ये, बायोलॉजिकल हेरिटेज स्टेटस, ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्टेटस, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्टेटस। अब ये किसको मिलता है? ये पहले तो नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। और ये करती है जो नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके सलाह पर ये एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज़ की मदद से कि आप उस पर्टिकुलर एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित करिए। तो इसी कारण असम गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की सलाह पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ये जो नोटिफाई करती है वो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 के तहत सेक्शन 37 के तहत ये नोटिफाई होता है। सेक्शन 37 के तहत ये नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट एनबीए की सलाह पर। अब किस क्षेत्र को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्टेटस घोषित कर सकते हैं? पहले तो वहाँ पे जो स्पेसी पाई जाए वो उनमें रेयरिटी मतलब वो वहीं पे पाई जाए, अन्य जगह पाया जाना उनका दुर्लभ हो। रेयरिटी हो, इंडेमिक हो, मतलब उसी क्षेत्र में पाई जाएंगी, इंडेमिक हो। दूसरा कि उस जो क्रॉप या जीव जो यहाँ पे प्लांट्स पाए जा रहे हैं उसमें वहाँ के उस क्षेत्र में उसके एंसेस्टर्स की भी उपस्थिति मिले, मतलब उनके पूर्वजों की भी उपस्थिति मिले। एंसेस्टर्स की भी उपस्थिति मिले, उनके पूर्वज मतलब कि उनके जो अन्य संततियाँ थी पहले की, उससे संबंध स्थापित हो सके। और वहाँ पे ह्यूमन, मानव और वाइल्ड के बीच एक अंतर संबंध हो, मतलब एक के विकास से दूसरे के विकास को समझा जा सकता है उस क्षेत्र के अध्ययन से। तो ये 3-4 विशेषताएं हों इस क्षेत्र में कि उससे मानव के विकास को भी समझा जा सकता है और वहाँ के प्लांट्स के भी विकास को समझा जा सकता है। तो उसको बोलते हैं, मतलब ये 3-4 नॉर्म्स हैं कि किसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्टेटस घोषित कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे नल्लूर तमरिंद ग्रोव, नल्लूर तमरिंद ग्रोव। तमरिंद का मतलब होता है इमली। अब ये कर्नाटक में है, इंडिया का पहला BHS है। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्टेटस मिला है नल्लूर तमरिंद ग्रोव को। जो ग्रोव होते हैं यहाँ पे, जो सेक्रेड ग्रोव होते हैं, सेक्रेड ग्रोव जो घोषित किए जाते हैं, ये घोषित किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत घोषित किए जाते हैं सेक्रेड ग्रोव। और ये बेसिकली जैसे जो वर्जिन वेजिटेशन के पैच होते हैं, वेजिटेशन के पैच या फील्ड होते हैं। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब कि ऐसी वेजिटेशन जो ह्यूमन इंटरवेंशन से फ्री हो, मतलब वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन न रहे, मानव का हस्तक्षेप न हो। जो नेचुरल वेजिटेशन हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी वर्जिन वेजिटेशन होती है, क्योंकि वो भी ह्यूमन इंटरवेंशन से फ्री रहती है। अब ऐसे क्षेत्र जो होते हैं, जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, वो रिलीजियस, कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है उनका। रिलीजियस, धार्मिक, सांस्कृतिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक महत्व होता है इनका। तो ये सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में।
इसको एक केस आया था, ये TN गोदावर्मन केस आया था वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रोव्स होते हैं इसको घोषित किया है कि ये फॉरेस्ट माने जाएंगे या डिम्ड फॉरेस्ट या डिम्ड, मतलब मान्यता प्राप्त वन या वन, ये ग्रोव्स के बारे में है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे ओरन राजस्थान में, और इसी तरह मेघालय के भी जो सेक्रेड वन होते हैं, मेघालय के कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं। और सेक्रेड ग्रोव्स में सेक्रेड जो पवित्र वन होते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स में जो यहाँ पे जैसे नेशनल पार्क वगैरह है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन सेक्रेड ग्रोव्स जो होते हैं इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये कम्युनिटी ही इनको सुरक्षित रखती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही सुरक्षित रह पाएंगे। इसी तरह बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज स्टेटस मिलने पर उस क्षेत्र में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कम्युनिटी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको नहीं रोका जाता, बस वो एक्टिविटी क्या रहे, सस्टेनेबल रहे, तो इसमें जो अभी असम का जो बोरजिलू में चल रहा है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन से या एक्टिविटी से नहीं रोका जाता, बस सस्टेनेबल एक्टिव परफॉर्म करे। और ये जो वाइल्ड राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो इन सीटू है, मतलब जिस क्षेत्र में ये वनस्पतियाँ या ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसी क्षेत्र में इसका कंजर्वेशन हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसी तरह जैसे हमने शुरू में एक अथॉरिटी का नाम लिया था, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये 2006 में बनी थी। 2006 में बना एक एक्सपर्ट एडवाइजरी बॉडी है ये, और जो फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत आती है, वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत आती है। और ये किसके बारे में एडवाइस करती है, ये जैसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में कि शुष्क खेती को कैसे प्रमोट किया जाए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में एडवाइस करती है। दूसरा, सस्टेनेबल फार्मिंग पॉलिसी बनाती है, सतत कृषि को लेकर नीतियाँ बनाती है, वाटरशेड मैनेजमेंट को प्रमोट करती है, किसानों की जो लिवलीहुड है, उस पर ध्यान देती है। लिवलीहुड जो जीविका है कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी एडवाइस करती है। तो ये नेशनल रेनफेड अथॉरिटी है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA आप जानते हैं, इसमें ये NBA एक्ट 2002 के तहत ये बनी है। ये देश भर में 3 लेवल पर काम करती है। पहले जो नेशनल लेवल पे NBA नेशनल, मतलब इस एक्ट के तहत बनी है, और ये बनी है 2003 में, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनी है, और इसका गठन हुआ 2003 में। तो पहले नेशनल लेवल पर NBA, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। दूसरा, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड होते हैं, और तीसरे लेवल पे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, BMCs होती हैं लोकल लेवल पे। इसका जो NBA है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये 3 कुछ इसके इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे कंजर्वेशन मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरीके से सलाह देना,
IPR प्रोटेक्शन में इम्पॉर्टेंट, और जो भी बायोडाइवर्सिटी से IPR प्रोटेक्शन में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, कंजर्वेशन मैटर इंडिया को सलाह देती है। और जो भी जैसे जो जीवों से जो भी लाभ हो तो सब पूरे समाज में इक्विटेबली वो डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका, ये सब भी ध्यान देती है। ये आज का इम्पोर्टेंट था, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मैंने कोशिश किया है कि चीज़ें समझ में आ जाए। थैंक यू।